नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। एक खबर आपसे मास्टर स्ट्रोकवादियों ने जमकर शेयर की होगी। वो खबर है कि दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी वक्त से वापस लेगी सरकार। और हम सब ने कहा सरकार अब तो अच्छा काम करने जा रही है, परंतु दिल्ली से सटे ही हरियाणा में वक्फ को क्या अधिकार दिया हुआ है, ये उसी दिन की खबर है जो आपसे छुपाई गई। और वहां स्वतंत्रता सेनानी, हमें स्वतंत्रता जब मिली थी उससे पहले ही भारत का तिरंगा झंडा फहराने वाले पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर बने पार्क और थिएटर, ओपन थिएटर को वक्फ ने तोड़कर तहस नहस कर दिया और उसकी नीलामी लगा दी। एक सरकारी संपत्ति की नीलामी लगा दी। और जब ब्राह्मण सभा आदि मैदान में उतर गई, कई राजनीतिक दल भी मैदान में उतर गए, तब जाकर वक्फ ने नीलामी रोकी। इसलिए आपको जब आधा अधूरा न्यूज दिया जाए तो आप समझिए इसके दूसरे पहलू में क्या छिपा हुआ है। और मैं आज आपको भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के वक्फ बोर्ड के दस्तावेज से बताऊंगा कि भारत की वर्तमान मोदी सरकार ने कांग्रेस के बोए हुए विष वृक्ष तो कैसे बरगद बना दिया है। वक्फ जहां हाथ डाले वहीं आपकी संपत्ति वक्फ के नाम हो जाएगी। और हरियाणा में वक्फ को मजबूत करने के लिए, जो हरियाणा 95-97% हिंदू आबादी है, उस हरियाणा को मुस्लिम बनाने के लिए कितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्फ के साथ मिलकर कर रही है। और इसीलिए नूह में जो दंगा हुआ, आप देखेंगे कि नूह में जो दंगा हुआ उसमें भी हरियाणा सरकार ने कार्रवाई शुरू में हिंदुओं पर ही की। मुस्लिमों के घर पे अगर बुलडोजर चढ़ाए थे, हिंदुओं पे भी चढ़ा दिए और अपने ही कार्यकर्ता बिट्टू बजरंगी आदि को गिरफ्तार किया। हालांकि अब वो बाद में छूट चुके हैं। तो हरियाणा, इसी तरह हिंदू प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, सबको वक्फ के अधीन लाकर पूरे राज्यों का जो हिंदू सनातन प्रकृति है, स्वभाव है, उसको नष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ये सारा दस्तावेज मैं आप सबको उपलब्ध कराऊंगा सरकार के दस्तावेज को, तो आगे बताऊंगा। इसके अलावा मैं आज आपकी दूसरी खबर उदयनिधि का लूंगा, स्टालिन का। और स्टालिन ने जो सनातन धर्म को समूल नाश की बात कही है, उस पर एकम सनातन भारत दल ने पूरे देश में उसके खिलाफ शिकायत और एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दिया है। आपके पास एक अपना न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि अपना एक संगठन है हिंदू का, जिसके जरिए हम इस तरह के सनातन विरोधियों का फन कुचल सकते हैं। और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे चुपके से उत्तर और दक्षिण का मामला बना दिया गया है और क्यों इसमें सिर्फ एक तरफा रुख अपनाते हुए इस पूरे मामले को सेंट्रल कर दिया गया है एक मुद्दे पर, जबकि बताना चाहिए भारत को कि भारत में तमिलनाडु में ये जो द्रविड़ आंदोलन है वो किस तरह से सनातन विरोधी है। यहां तक कि ये दो फाड़ कांग्रेस के अंदर भी दिखा है। कांग्रेस के दक्षिण के नेता उदयनिधि के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जबकि उत्तर के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसका क्या पहलू है ये भी बताऊंगा। और तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि जो सतपाल मलिक जी ने कहा था उस समय, जो पूर्व राज्यपाल ने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा एक मुद्दा पुनः सामने आया जिसमें साफ लग रहा है कि भ्रष्टाचार मोदी जी के लिए सिर्फ चुनावी जुमला है, कांग्रेस को टारगेट करने के लिए। बाकी कांग्रेस के ही भ्रष्टाचार को अपने में शामिल करके वो वॉशिंग मशीन फैक्ट्री चला रहे हैं, उनकी पार्टी वॉशिंग मशीन फैक्ट्री चला रही है। तो इस पर भी हम छोटा सा बात करेंगे।
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगता। कमेंट कीजिए, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए। जो लोग ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखते हैं उनके साथ रविवार रात्रि 9 बजे हम सीधे वीडियो संवाद करते हैं। आप वीडियो से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे करके कंटेंट का छोटा सा मूल्य चुकाइए, ताकि ये वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता, नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता चलती रहे। 100 रुपीज पर मंथ कोई बहुत नहीं है। डिटेल आपके स्क्रीन, आपके पिन कमेंट और आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे करते हैं उनके साथ शनिवार रात्रि 9 बजे हम वीडियो संवाद करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग भी इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत नहीं हैं और सामर्थ्यवान नहीं है, वो किसी भी तरह से कंटेंट का मूल्य ना चुकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। अब मैं आपको दिल्ली से ही खबर आरंभ करूंगा और दिल्ली की खबर की एक प्रकृति है कि यदि केंद्र सरकार चाहे, ध्यान दीजिए, अगर केंद्र सरकार चाहे तो वक्फ की औकात 0 कर सकती है, लेकिन पासमानदाकरण, तृप्तिकरण और तुष्टिकरण में वो इसको बढ़ा रही है। आज दोनों पहलू आपके सामने आ जाएगा। तो पहली खबर हम दिल्ली से लेते हैं, जहां जो है केंद्र सरकार की शहरी विकास मंत्रालय, जो पुरी साहब का मंत्रालय है, जिन्होंने कुछ समय पूर्व रोहिंग्याओं को फ्लैट आवंटित करने का ट्वीट जारी किया था, ट्वीट भी दिखा दो, जारी किया था बकरवाला दिल्ली में। उन्होंने, उनके मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें कहते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। जामा मस्जिद ये सिर्फ आपके लिए एक न्यूज है। इस पे जामा मस्जिद लेने की औकात इस सरकार की 25 जन्म में नहीं हो सकती। जो शाहीन बाग के सामने घुटने टेकती है वो जामा मस्जिद ले लेगी। ये सिर्फ न्यूज गिमिक है, ताकि आप चुनाव में इनको वोट दें। 4 साल वो काम करते हैं, 1 साल राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी का बयान है, 4 साल वो पासमानदाओं के लिए काम करते हैं, 300 योजना चलाते हैं, 1 साल वो राजनीति आपके साथ करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है। औकात नहीं है, बता दूं, पूरे सरकार मिलकर भी जामा मस्जिद नहीं ले सकती। औकात नहीं है, ये सिर्फ चुनावी गिमिक है हिंदुओं को बरगलाने के लिए। तो 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए जो है नोटिस जारी किया है। लेकिन आपको चुपके से और बता दूं, ये वो जामा मस्जिद नहीं है जो लाल किला के पास है, आपको बताया नहीं होगा। ये वो जामा मस्जिद है जो सेंट्रल दिल्ली में स्थित है, छोटा सा। आप समझ लीजिए कैसे धोखा दिया जाता है आपको, इस बात को समझिए। जामा मस्जिद की फोटो भी आपको दिखाया गया होगा, इसलिए मैंने कहा औकात नहीं है जामा मस्जिद की। तो चुपके से एक दूसरी जामा मस्जिद उस पे अटैच किया गया जो सेंट्रल दिल्ली में है। तो ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित, ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए आप, आपको रोहिंग्याओं के लिए हरदीप सिंह पुरी ने ही ट्वीट किया था, पीएम को भी टैग किया था। आज तक ये ट्वीट नहीं हटा है, ये खबर सही थी। उसको भी बरगलाने के लिए गैर अधिसूचित और अवैध करके बाद में गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। तो यहां भी आपको अब दिखा दो वो कि गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैर अधिसूचित वक्फ बोर्ड के अंदर सारी संपत्तियों को, मुस्लिम संपत्तियों को आजादी के पहले जो थी, फिर और वो वक्फ को पूरा राइट दिया गया। वक्फ एक्ट 1995 में कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने जब ये बनाया तो संसद में भाजपा ने इसको सपोर्ट किया। फिर 11-12 में इसको जब मजबूत किया, तब भी शाहनवाज हुसैन आदि ने इसको सपोर्ट किया था। दोनों पार्टियों ने मिलकर बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो 123 संपत्ति को, तो इसमें गैर अधिसूचित यानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी लिस्ट में शामिल नहीं। अब इससे 2 चीजें होंगी, वक्फ इन प्रॉपर्टियों को या तो शामिल कर लेगा या नहीं शामिल करेगा तो उसको अवैध माना जाएगा।
और उस पर वो आगे क्या काम करते हैं ये देखने वाली बात है। अच्छा करेंगे तो अच्छा बताऊंगा, बुरा करेंगे बुरा बताऊंगा। परंतु अभी उन्होंने ये नोटिस जारी किया है गैर अधिसूचित 123 संपत्तियों पे। इसमें जो है मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। और ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है और आपका विधायक है अमानतुल्लाह खान, इससे जानकारी मिली है। अमानतुल्लाह खान जो है, ये लोग कोर्ट के अंदर गुहार लगाया है। केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी केजरीवाल की पार्टी का जो ये विधायक है वो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है और अमानतुल्लाह खान पे दंगे भड़काने का आरोप लग चुका है दिल्ली दंगे में। यही उसका जो है अध्यक्ष है। जिन संपत्तियों को लेने का नोटिस जारी किया गया है वो संपत्ति सरकारी संपत्ति है, यानी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा। और मनमोहन सरकार ने इन संपत्तियों को, सोनिया के मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। और इसमें केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को एक नोटिस भेजा है। मनमोहन सोनिया की सरकार ने ये सौंपा था और मनमोहन सोनिया की सरकार सच्चर कमेटी वक्फ बोर्ड इसके जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण की एक बड़ी लंबी लकीर खींच रहे थे, जिसको मोदी जी अब मिटा चुके हैं और उससे बड़ी लकीर खींच चुके हैं। तो ये मनमोहन की सरकार ने किया था, जिस पर शहरी विकास मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप कागजात पेश कीजिए जिससे पता चले कि आपकी संपत्ति आपको क्यों मिलनी चाहिए। तो ये नोटिस गया है उखाड़ने का, बुलडोजर नहीं गया है कि ये आपके पास जो जो संपत्ति है ये एक है, इसके कागजात पेश कीजिए ताकि आपका अगर मालिकाना हक है तो दिया जा सके, नहीं है तो लिया जा सके। ये बातें हैं ओरिजिनल। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी। याचिका में कहा था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने, मरम्मत करने का काम दूसरा ना करे, क्योंकि बीती मई में हाईकोर्ट ने याचिका ना करे। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप ये कागजात पेश कीजिए कि आपको ये संपत्ति क्यों मिलनी चाहिए। इसके बाद दोबारा से जो है आपको वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये संपत्तियां हमेशा से उनके कब्जे में हैं और अब 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर इसको वापस नहीं लिया जा सकता। और दिल्ली याचिकाकर्ता दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से वकील राहुल मेहरा प्रस्तुत हुआ। ये भी आम आदमी पार्टी का ही है शायद, या जुड़े हैं या जो भी हैं। और इस पर न्यायमूर्ति मनोज ओहरी ने कहा कि हम बिना केंद्र का पक्ष सुने हुए आपको अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। तो और दूसरी ओर केंद्र के वकील ने अपनी दलील में कहा कि मौजूदा वक्त में केवल संपत्तियों का निरीक्षण ही हो सकता है। हम संपत्तियों का निरीक्षण करेंगे, ये भी नहीं कहा कि हम तोड़ेंगे, निरीक्षण करेंगे। न्यायाधीश ने कहा कि मुझे उन्हें भी सुनना है, इसके बाद अदालत इस मामले में सूचीबद्ध करेगी। तो अभी तक यही है कि केंद्र ने ये नोटिस जारी किया है कि कहा है कि आपके पास ये संपत्ति क्यों रहनी चाहिए, इसका दस्तावेज आप प्रस्तुत करें। लेकिन यहीं बगल में दिल्ली के हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो पंडित श्रीराम शर्मा जो आजादी से पहले के बड़े नाम, बड़े स्वतंत्रता सेनानी, ऐतिहासिक टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहरा दिया था। उनके नाम पर पार्क और ओपन थिएटर है, उनके नाम पर हरियाणा में मेट्रो स्टेशन भी है। तो एक दूसरा वाला भी कटिंग है, पहले वो छोटा वाला दिखा दो। तो ये देखिए इनके ओपन थिएटर का तोड़ फोड़ कर दिया। ओपन थिएटर को देखिए तोड़ के मलबा बना दिया। फोटोग्राफ थोड़ा और दिखा दो, अखबार का मलबा बना दिया है और इसकी जमीन को नीलामी करने पहुंच गई। कौन? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड पार्क पे कब्जा, ओपन थिएटर को तोड़ दिया मलबा बनाकर और उसकी जमीन को नीलामी करने पहुंच गए। इसके विरोध में विभिन्न संगठन वहां पहुंच गए, तब जाकर ये नीलामी रुका वक्फ का। विभिन्न संगठन पहुंचे, ब्राह्मण समाज का संगठन आदि पहुंचा और कहा, भाजपा की खट्टर सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जो ओपन थिएटर की जो जमीन थी उसे पहले की तरह वापस करवाओ। ओपन थिएटर की जमीन को पहले की तरह वापस कराओ, उसका सौंदर्यीकरण कराओ, नहीं तो धरना प्रदर्शन भुगतने के लिए तैयार रहो। तुमने ये जो नाटक करवाया है, इसके लोगों का हुजूम जब वहां पहुंच गया तब वक्फ बोर्ड ने ये नीलामी रोकी, वरना
पंडित श्री राम शर्मा पार्क और ओपन थिएटर को नीलाम करने जा रही थी, नीलामी लगा चुकी थी। कौन? वक्फ बोर्ड, जिसकी औकात 95 में है, वो आजादी से पहले के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बने पार्क आदि को, उसको भी वो ओपन थिएटर को भी वो नीलाम कर रही है। और ये जो है 36 बिरादरी की पंचायत, हरियाणा में पंचायत बहुत मजबूत है और पंचायत के कारण हरियाणा का इस्लामाइजेशन नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में नूह की घटना के बाद, जैसे पलवल के पंचायत पर क्रैकडाउन किया खट्टर की सरकार ने, जैसे रेवाड़ी झज्जर आदि के पंचायत के पीछे भी पुलिस पड़ी, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दिन रह गई हरियाणा में, तो वो हिंदुओं के पंचायत की ताकत को ही तोड़ के खत्म कर देगी। और वो हर जगह उसने यही किया, हिंदुओं के ताकत को ही नष्ट किया, क्योंकि अकेला हिंदू हृदय सम्राट वही रहना चाहिए, भाजपा ही। इसलिए 36 बिरादरी के लोग ने जो है जब वहां पहुंचे तो प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने कहा कि मत घबराइए, हम ओपन थिएटर का निर्माण पुनः करवा देंगे। देखिए आप फोटो को जरा बड़ा करो बीच का, कैसे तोड़कर पूरे ओपन थिएटर को खत्म किया गया है। वक्फ बोर्ड ने खत्म किया और जमीन नीलामी के लिए लगा दिया और इसमें लोगों का गुस्सा फूटा। इसके बाद लोगों ने कहा कि अगर ये नीलामी की प्रक्रिया नहीं रुकी तो जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा और ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आप हरियाणा सरकार का रवैया देखिएगा, निगम का रवैया देखिएगा, तो आपको लगेगा कि वो कैसे वक्फ के पक्ष में खड़े हैं। हरियाणा ये जो श्री राम शर्मा पार्क और ओपन थिएटर मंच का जमीन कम लीज के नगर निगम के पार्षद जो हैं वो लोग भी काफी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2023 को सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया था और उसमें कि पार्क व ओपन थिएटर मंच वक्फ बोर्ड ने जो तहस-नहस किया है उसे नगर परिषद अपने कब्जे में ले और नए सिरे से इसका निर्माण कराए। इसके बारे में 15 फरवरी 2023 को एक प्रस्ताव पारित किया गया कि वक्फ बोर्ड ने जो श्री राम शर्मा पार्क और ओपन थिएटर को के मंच को तहस-नहस करके तोड़ा है, कब्जा किया है, उसे तत्काल निर्माण कराएं और वक्फ से खाली कराएं। ये कहने के बावजूद सभी पार्षदों ने हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन इसमें मात्र 1178 गज जमीन की ही लीज नगर निगम चेयरमैन के नाम से हुई, बाकी जमीन वक्फ को ही छोड़ दी गई। अपने पार्षदों की भी नहीं सुनती भाजपा। मुस्लिम तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण, जो भी तुष्टिकरण है उसमें, और पार्षदों ने हैरानी जताई कि लीज करने से पहले सदन में इस बात को चेयरमैन ने नहीं रखा और अपने नाम से इसे करा लिया और निगम का चेयरमैन ने 1178 गज जमीन अपने नाम से उन्होंने लीज करा ली, बाकी वक्फ के पास रहने दिया। इससे पहले ये नाम जमीन सचिव के नाम पे रजिस्टर्ड हुई थी, अब चेयरमैन ने अपने नाम करा लिया। आप सोचकर देखिए, इस पूरे मामले में जो है विधानसभा में 2 बार ये मुद्दे उठाए गए और विधानसभा में विधायक गीता भुक्कल ने 2 बार ये मुद्दे उठाए श्री राम शर्मा पार्क के मामले को कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जन भावना के तहत बने पार्क और ओपन थिएटर को फिर से बनाना चाहिए। लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार ने कोई सुध नहीं ली। ये मैटर सिर्फ अखबार में नहीं आया, विधानसभा में गया, 2 बार गया, लेकिन हरियाणा की सरकार अपने पसमानदा सुल्तान को खुश करने में लगी हुई है और इसलिए पसमानदा करण के तहत पूरे वक्फ को अधिकार दे रखा है सब तहस-नहस करने का, नीलामी तक करने का। ये तो लोगों के विरोध के कारण नीलामी रद्द हुआ। पार्क की जमीन का अधिकांश हिस्सा जो है नीलाम करने के लिए वक्फ आगे बढ़ रही है और ये बहुत ही शर्मनाक है। इन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, लेकिन FIR कौन करे जब सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का? पूरे देश में पसमानदा गुरु का राज है, पसमानदा सुल्तान का राज है, तो किसी को क्या डर। अब आपको लगेगा कि केवल भाई कांग्रेस ने वक्फ एक्ट बनाया और भाजपा ने तब विरोध तो नहीं किया, संसद के अंदर भाजपा ने इसको सपोर्ट किया और ये तक कहा कि वक्फ को 30 साल के लिए लीज क्यों दे रहे हो, परमानेंट लीज पर दे दो।
ये कहा भाजपा के सांसद ने। मुख्तार अब्बास नकवी के बयान सुन लीजिए, जो बिहार वाले मुस्लिम है शाहनवाज हुसैन, उनके बयान सुन लीजिए। और एक और हमारे जो 95 में जब ये पास हो रहा था तो भाजपा के जब सांसद थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके बयान सुन लीजिए। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि सरकार का एक रिपोर्ट, ये कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कती स्कीम ये 2021 का है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी ये मोदी सरकार, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नवंबर 2021। अब ये क्या है, अब आप सुनिए इसको, तो आपको लगेगा कि सरकार ने कितना मजबूत बना दिया वक्फ को। और 2019 के चुनाव से पहले अमित शाह के बयान का वीडियो वायरल है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं नियम बनाए थे, हमने वक्फ को मजबूत बना दिया। ये खुद उनके बयान है, आप सुनो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी जेपीसी, उसने 9th रिपोर्ट दिया था वक्फ पे, और इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड उस के गठन की बात थी। इस पूरे मामले को कंप्यूटराइजेशन स्कीम लॉन्च किया गया था 2009 दिसंबर में, जब कांग्रेस की सरकार थी। और अनदर स्कीम जो स्टेट यूनियन टेरिटरी को के वक्फ बोर्ड को मजबूत करती थी, वो लॉन्च किया गया 2013-14 को, यानी वो भी मनमोहन की सरकार, सोनिया की सरकार ने किया। तो 9-14। अब क्या किया मोदी जी की सरकार ने? क्या इसको निरस्त किया? क्या इस अवैध, संवैधानिक रूप से अवैध एक्ट को निरस्त किया? नहीं, अब इसको मजबूत किया। ये सरकार की रिपोर्ट कहती है, दीज स्कीम वेयर मर्ज्ड इनटू ए सिंगल स्कीम इन द नेम कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कती स्कीम, दिसंबर 2017। दिखा दो पहले लाइन में, दिसंबर 2017 में दोनों स्कीम को मिलाकर एक बड़ा स्कीम बना दिया। किसने? मोदी जी की सरकार। दिखाओ दिसंबर 2017। और ये इम्पैक्ट एंड इवोल्यूशन स्टडी ऑफ, और इसका जो प्रभाव, इसके अवलोकन की है, जो कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कती स्कीम है और शहरी वक्फ समिति विकास योजना, इसकी पूरी रिपोर्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी दिल्ली को 2020 में लगाया गया। किसने लगाया? सरकार। और इस रिपोर्ट के आधार पे ये पूरा गाइडलाइन जारी हुआ, जो नीचे तक देखते जाइए। यानी वक्फ को मजबूत बनाने के लिए 17 में मोदी सरकार ने कांग्रेस के सरकार के समय के 2 स्कीम को मिलाकर एक स्कीम बनाया, और उसके बाद दिल्ली आईआईटी से स्टडी कराया, और फिर उसको मजबूत बनाने की योजना पर काम किया, जो अमित शाह जी के बयान से, वो वीडियो बयान वायरल है, ढूंढ लीजिए। कंटेंट फॉर चेंज जो मैंने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, उस टेलीग्राम पर उसमें जाइए। मल्लिक तृप्तिकरण महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय के सारे दस्तावेज डाउनलोड करके दे दिए। जो दस्तावेज डाउनलोड आम लोग नहीं कर सकता, इतना क्लिष्ट बना दिया है ताकि आम हिंदुओं को सूचना ही ना मिले। वो आपको डाउनलोड करके सारे वार्षिक रिपोर्ट, वक्त की ये सारी रिपोर्ट आपको डाउनलोड करके दे दिया है। आप देख लीजिए, अमित शाह के बयान भी वीडियो में होगा, और नहीं होगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। अब इसमें जीआईएस मैपिंग इन प्रॉपर्टी का ये पूरा जो है तैयार किया गया। अब इसके लिए लंबा चौड़ा बजट जारी किया गया। तो इसके पहले वाला दस्तावेज दिखाओ, लंबा चौड़ा बजट कैसे दिया गया। स्टेटस ऑफ जीआईए रिलीज, गवर्नमेंट इंडिया ने जो रिलीज किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल अंडर कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात, ये जो स्कीम 2017 में मोदी सरकार ने बनाया वक्फ को मजबूत करने के लिए, तो 2017 से मोदी सरकार ने इसको फंड जारी करना शुरू किया। ये भी आपको बयान, सरकारी दस्तावेज है, अंडर सेक्रेटरी वक्फ धीरज कुमार का सिग्नेचर है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। जरा इसको बड़ा करो, दिखाओ कि 2017 से कैसे इन्होंने मर्ज करके उसको बड़ा साइज करके कैसे बजट जारी किए गए। ये बजट सरकारी दस्तावेज है। 2017-18 में बजट 13 करोड़, 2018-19 में 17 करोड़, करीब 16.94 करोड़,
19-20 में 17.50 करोड़, 20-21 में 18 करोड़, 21-22 में 14 करोड़, 22-23 में 10 करोड़, इतना बजट दिया गया। और एक्सपेंडिचर देखिएगा कि वो उतना खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। 20-21 में 18 करोड़ रुपए दिया और खर्च सिर्फ 10 लाख कर पाए। यानी सरकार हमारा पैसा कैसे फेंक रही है, आप देखते जाइए। जब 22-23 में 10 करोड़ दिया तो 5 करोड़ खर्च कर पाए। तो ये उसका जिसका शहरी स्कीम भी आपको दिखाता हूं, एक और होगा वहां जो बजट जारी किया है, स्टेटस ऑफ GIA रिलीज टू सेंट्रल वक्फ काउंसिल अंडर शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना। शहर में जो वक्फ की संपत्ति है उसको मजबूत करने के लिए, उस विकास योजना के लिए जो फंड 17-18 से, क्योंकि 17-18 से मोदी सरकार ने इसको मजबूत किया है, याद रखिए। 95 2009 कांग्रेस, 2013 कांग्रेस, 17 से मोदी सरकार, सबको मिलाकर एक बड़ा मजबूत स्तंभ वक्फ बनाया, तरक्यात समिति। अब आप देखिए उसका बजट 2017-18 में करीब 3 करोड़, 18-19 3 करोड़, 3 से 5 करोड़ के बीच इनको शहरी वक्फ समिति विकास योजना को दिया गया है। ये आप देखिए, आपको ये दिखाया। उसके बाद मैं आपको एक वार्षिक रिपोर्ट दिखाता हूं, जो वार्षिक रिपोर्ट आपको मैंने उपलब्ध करा दिया है कंटेंट फॉर चेंज में। इस वार्षिक रिपोर्ट को देखिए, ये रिपोर्ट इवोल्यूशन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ते ही आपकी आंखें फट जाएगी कि आपको लगेगा। लेकिन उस रिपोर्ट से पहले मैंने एक लिंक दिया है ऊपर में, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल वामसी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर का। वो जरा दिखाओ, पूरे भारत में ऐसे वक्फ की संपत्ति फैली हुई है। ये GPS मैपिंग केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के वेबसाइट। देख लीजिए स्थिति क्या है भारत की। भारत की स्थिति, अगली बार ये आएंगे वक्फ के दायरे में आपके घर भी आ जाएंगे। और 1400 साल पहले का इस्लाम भारत के 1500 साल पुराने मंदिर पे भी अपना दावा कर रहा है तमिलनाडु में। तो आप सोचिए, ये रहा वक्फ की स्थिति। ये पूरा आपको GPI मैपिंग, ये पूरे भारत सरकार का डाटा है। नेशनल वामसी प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट चलाकर भारत की सरकार वक्फ को मजबूत करके कैसे हमारी संपत्ति छीन रही है, ये आपको दिखा। अब मैं कहूंगा वार्षिक रिपोर्ट दिखा देगा। फिर हरियाणा से चले थे तो हरियाणा पे फिर आऊंगा मैं। तो वार्षिक रिपोर्ट आपको दिखाएगा जो ग्रीन कलर का है। इसमें आप रिपोर्ट एंड, पहला पेज ही देख दो, रिपोर्ट एंड एवोल्यूशन स्टडी ऑफ द स्कीम ऑफ कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कती स्कीम। कब बना? 2017। एंड शहरी वक्फ समिति विकास योजना 2017 मिनिस्ट्री ऑफ, और उसको पूरा जो है, जो मैंने आपको बताया कि IIT दिल्ली से जो स्टडी कराई गई, वो फाइनल 2021 की रिपोर्ट आपको दे दी है मैंने। कंटेंट फॉर चेंज में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, फाइनल रिपोर्ट आपको दे दी। रिपोर्ट वाली जर्नलिज्म तो ये लोग नहीं करते होंगे, आपके सरकारी यूट्यूबर्स एक भी नहीं होता हो। एक भी सरकारी यूट्यूबर अगर रिपोर्ट आपको दिखाता हो तो मुझे बताना। वो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास मानदा सुल्तान कि वो सिर्फ पॉलिशिंग कर रहे हैं, सिर्फ उनके चेहरे बचा रहे हैं। असलियत कुछ है, हिंदुओं को कुछ और कहकर बरगला रहे हैं। अब आप इस पूरे को देखिएगा, ये पूरी रिपोर्ट आपको दे दी है मैंने, इसको स्टडी कर लीजिए। और फिर मैं कहूंगा 143 नंबर पेज दिखा दो, क्योंकि हरियाणा पे अभी मैं तो हूं, तो हरियाणा पे मैं बात कर लेता हूं। जरा आपको 143 नंबर पेज हरियाणा का है, तो हरियाणा पे आप देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हरियाणा को, यानी एक हिंदू स्टेट को वक्फ स्टेट बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये तो मैं 72 पे भी पहुंचा हूँ, 143 कितना पे, 106 पे मैं पहुंचा हूँ। ये है 128, 140। ये देखिए सारे स्टेट का आपको दे दिया इसमें रिपोर्ट। ठीक है, अब आप कह नहीं सकते मुझे, हरियाणा का देखिए। हरियाणा में कैसे, नीचे का ग्राफ दिखाओ, केवल प्रॉपर्टीज का ग्राफ दिखाइए, कैसे डिजिटलाइजेशन में वक्फ प्रॉपर्टी, और नीचे जाओ, ये देखिए, देखो यही दिखा, डिजिटलाइज्ड वक्फ स्टेट
ये वक्फ की प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करके उसको उसके अवैध कुकृत्य को वैध बना रही है भारत की मोदी सरकार की योजना में अन्य राज्य सरकार। जो अवैध संपत्ति पे कब्जा, आपको श्री राम पार्क दिखाया मैंने अभी, अवैध सरकारी संपत्ति पे कब्जा, अब उसको वैध बनाने के लिए ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है ताकि वो कह दे कि ये तो हमारी संपत्ति है। दिल्ली में भी कहा गया है नोटिस जारी करके कि इसके दस्तावेज दीजिए कि आप ही की संपत्ति है, होगा उसको शामिल करके डिजिटलाइजेशन अगर हो गया तो वैध हो जाएगा, नहीं करेंगे तो अवैध रहेगा। तो ये अवैध संपत्ति को वैध ठहराने के लिए, यानी वक्फ को मजबूत करके उसके कब्जे को वैध ठहराने का पूरा प्रोग्राम है जो ये डिजिटलाइजेशन के नाम से किया जा रहा है। ये पूरा हरियाणा का डाटा आपको दिया, इसमें सारे स्टेट का है, जाके आप ढूंढ लीजिएगा, मैंने दे दिया है आपको। वक्फ स्टेट इसमें दिखाया गया है 12,642। हरियाणा का दिखाओ जरा, हरियाणा का जो अलग से दिया हुआ है वक्फ स्टेट जो है ये देखिए। और जमीन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो 22,847। एनुअल रिटर्न रिकॉर्ड कुछ नहीं है, डिटेल रिकॉर्ड लीजिंग की, ये सारा जो है आपको हरियाणा का, आपको मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हरियाणा वक्फ बोर्ड, ये तो कर ही लो, ये दिखा दो, ये डाउनलोड करके, ये पूरा प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। और आपको ये 133 पे सरकारी यूट्यूबर्स नचा रहे होंगे, देख लीजिए सारे स्टेट का। उत्तराखंड का भी मैं कल को कभी बोलूंगा, उत्तराखंड में बोलूंगा तो दिखा दूंगा। ये पूरा रिपोर्ट दिखा दिए। अब जो अखबार का कटिंग है जिसमें रिपोर्ट लिखा हुआ है मोटा मोटा, वो दिखा दो, यहीं पे इसको समाप्त करें। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रदेश में 12,642 रिपोर्ट में 505 लिखा है वक्फ संपत्ति है, जिसमें से 8,190 वक्फ यूनिट ग्रामीण क्षेत्र और 4,315 शहरी क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले वक्फ संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 1,29,269 कनाल, 1,50,000 लाख कनाल जमीन वक्फ के पास। जिस हरियाणा में हिंदू जनसंख्या, वहां देख लीजिए 3, और शहरी क्षेत्र में आने वाले में 1,66,000, जहां मुस्लिम जनसंख्या नहीं है। इसलिए आपको कैसे बता रहा हूं, क्योंकि अगर हमारा पंजाब वाला पुराना दिखा, ये रहने दो, पंजाब वाला जो पुराना हम लोगों ने किया था अगर वो ढूंढ सको, पूरे गांव में एक भी मुस्लिम घर नहीं, सिंगल वन मुस्लिम घर नहीं, और वहां वक्फ का मस्जिद बनवा दिया। अब हमारी एकम सनातन भारत की पंजाब टीम ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, ये तो नोटिस भेजे है ना केवल, हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़के उस मजार को, मस्जिद को शनि मंदिर, भगवान शनि मंदिर के मंदिर में तब्दील किया, उसको बदला, जिसके वीडियो आदि हमने आपको दिए थे। तो और वहां यूपी बिहार आदि जगह के मुस्लिम जाते, शुक्रवार को नमाज पढ़ते और घर की सारी बहुओं बेटियों को कहते हरियाणा में चुपचाप अपने घर में जाओ। तो ये जो आप देख रहे हो कि हिंदू भूमि में ग्रामीण क्षेत्र में 1,29,269 कनाल जमीन और शहरी क्षेत्र में 1,66,753 कनाल जमीन, जहां मुस्लिम है नहीं, वहां पहले उनकी प्रॉपर्टी स्थापित करके मुस्लिम जनसंख्या को लाने का प्रोग्राम है ये वक्फ एक्ट। पूरा हरियाणा, पूरा उत्तराखंड ऐसे ही तबाह, हिंदू स्टेट। और ये आपको अपने उदाहरण से हम लोगों ने पंजाब में आपको दिखाया है, पूरे गांव में एक मुस्लिम घर नहीं, लेकिन वहां मस्जिद बने हुए हैं। ये स्थिति, यानी ये वक्फ की संपत्ति को चिन्हित करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, फंड देंगे, मजबूत बनाएंगे, अब उसके आसपास मुस्लिम बसता चला जाएगा। और इससे धीरे धीरे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, सारे हिंदू स्टेट का पूरा की जो प्रकृति है वो पूरी मुस्लिम हो जाएगी। ये है वक्फ की असली कहानी, जो आपको कोई नहीं सुनाता है। और आपको सरकार के दस्तावेज मैंने दे दिए, सारे दस्तावेज की स्टडी करो और अपने पैर के नीचे की जो जमीन खिसक रही है उसे महसूस करो कि किस तरह से सरकारें हमें, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही
एक ही मां के गर्भ से पैदा हुई पार्टी है, और वो मां का गर्भ है भारत का विभाजन, भारत का इस्लामिक तुष्टीकरण, भारत का इस्लामिक संतुष्टिकरण, भारत का इस्लामिक तृप्तिकरण, भारत का अंत में इस्लामाइजेशन, अब्रामाइजेशन, और भारत का मूल स्वरूप खत्म हो जाए। ये दोनों एक ही पॉलिटिकल थॉट से निकली हुई पार्टी है। एक ने मुस्लिम को पकड़ के रखा, एक ने हिंदू को पकड़ के रखा, दोनों सहोदर मिलकर काम करते हैं। सच्चर कमेटी कांग्रेस बनाती है, भाजपा उसको लागू करती है। वक्फ एक्ट कांग्रेस बनाती है, भाजपा उसको मजबूत करती है। यह है दोनों सहोदर पार्टी की कहानी। कांग्रेस का असली टूल किट तो मोदी सरकार साबित हो रही है। ये आपको वक्फ का मैंने आपको उदाहरण दे दिया, आगे भी देता रहूंगा। अब मैं आपको दूसरी खबर की ओर ले चलूंगा, और दूसरी खबर है स्टालिन के नौटंकीबाज बेटे उदयनिधि स्टालिन, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, भारत के मूल संस्कृति विरोधी उदयनिधि स्टालिन से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको कल भी दी थी। उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, वो बयान आपको मैं फिर से सुना देता हूं। और ये पूरी पार्टी द्रविड़ आंदोलन पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन है, जिसको पूरी फंडिंग चर्च करता है। और ये आपको मैंने चर्च का पूरा डिटेल कल बताया, कल के वीडियो में जाकर देख लीजिए, रिपीट हो जाएगा। बाकी डिटेलिंग पूरी जो है कोडविल आदि ने कैसे बनाया वो सब दे रखा है। बाकी और रिपोर्ट जो होगा वो आगे मैं आपको देता जाऊंगा। लेकिन ये कल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक संगठन है, तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ। याद रखिएगा, नाम होगा प्रगतिशील ये, लेकिन ये खून के काम करेंगे। नाम होगा हिंदू पार्टी, लेकिन ये मुस्लिम के काम करेंगे। इसलिए नाम पर ना जाइए, अपनी अकल लगाइए। तो कम्युनिस्टों के नाम हमेशा प्रगतिशील रहेंगे, जैसे भाजपा का नाम हिंदूवादी है। और कम्युनिस्ट हमेशा ही समाज को खोखला बनाते हैं, जैसे भाजपा हिंदुओं को खोखला बनाते हैं। यही बात है। तो ये प्रगतिशील संघ के चेन्नई के जो है, उसमें सनातन उन्मूलन सम्मेलन किया इन्होंने। कम्युनिस्टों ने तो शुरू से ही कर रखा है, क्योंकि कम्युनिस्टों का पूरा फंड ही बाहर से आता है, चाइनीज है, सब चाइना से फंड लेते हैं। इसमें भाग लिया उदयनिधि स्टालिन ने, जो एक संवैधानिक पद पर है, एक मंत्री, अपने ही बाप के सरकार में मंत्री। और उसमें कहा उसने कि सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया, इसके लिए मेरी ओर से बधाई। एक बात हम लोग शायद भूल रहे हैं, पूरा जो हिंदू और समाज और सनातन समाज गाली सुन रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका आरएसएस की है, क्योंकि उसमें आरएसएस पे बात हुई थी। और भारतीय मुक्ति संग्राम में आरएसएस का योगदान शीर्षक से एक व्यंग वाली पुस्तक का विमोचन इसने किया था। ये गलतियां क्या हो रही है कि अमेरिका भी हिंदू पे हमला करता है, वो आरएसएस पे हमला करना होता है। कांग्रेस ने भी जो कहा कि हिंदू आतंकवाद, और उसमें आगे जाकर सुशील शिंदे ने कि आरएसएस और के उसके शिविर में हथियार की ट्रेनिंग दिया जाता है, उन लोगों ने आरएसएस को जो है पर्यायवाची बना दिया हिंदू धर्म का। इन सब ने, इससे नुकसान आरएसएस का भी केस नहीं कराती, आप देखोगे, क्योंकि आरएसएस उससे जंप मिलता है, हिंदू उसके साथ आ जाता है और हिंदू समाज डिक्लाइन होता है। ये बड़ी ही सोची समझी राजनीति है दोनों पक्ष की। इससे क्या होता है, हिंदू समाज का एक भोंपू तैयार हो जाता है। इसी भोंपू के जरिए हिंदू समाज को डाइल्यूट करना, किधर भी ले जाना, वो पूरी पश्चिमी और अरबी ताकत कर सकती है। तो ये लोग हमला करना होता है उनको आरएसएस पे, हमला वो हिंदू पे करते हैं, और उसके बाद आरएसएस इकोसिस्टम इसको उछालता है, परंतु केस नहीं कराता। केस कराने का काम आम जनता करती है, और इससे हिंदू जो लड़ने के लिए जूझता है, उसका आरएसएस उसको मोबिलाइज करके भारतीय जनता पार्टी के वोट में तब्दील करता है। तो ये जो उदयनिधि गया था, ये भी आरएसएस पर पुस्तक का विमोचन कर दिया। सुनिएगा, ठीक है। फिर उसने कहा था कि सनातन विरोधी के बजाय सनातन उन्मूलन का आयोजन किया, मेरी तरफ से बधाई। हम उसका विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस का विरोध नहीं करना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। और वही बात उसने आगे, हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। उन्मूलन माने उखाड़ फेंकना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, जो पहली चीज यही है कि हमें इसका विरोध नहीं करना, इसको जड़ से उखाड़ना, उन्मूलन करना। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ विरुद्ध है।
इसलिए आप लोगों ने सम्मेलन का शीर्षक अच्छा रखा, मैं इसकी सराहना करता हूं। समानता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है ये स्टालिन जो कह रहा है। ये स्टालिन ईसाई है, इसका वीडियो वायरल है कि मैं ईसाई हूं, मेरी पत्नी भी ईसाई है। ये ईसाइयत, कम्युनिज्म और ईसाइयत का हमला है हिंदू समाज पर। कम्युनिज्म और ईसाइयत का टोटलिटी में हमला है हिंदू समाज पर, ठीक है। विरोध में आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उतरी। भारतीय जनता पार्टी बहुत सेलेक्टिव हिंदू अप्रोच लेकर उतरती है। काशी में 5 स्वयंभू शिवलिंग उखाड़ दिए गए, भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी क्योंकि उन्होंने ही उखाड़ा, योगी मोदी ने मिलके, सरकार ने मिलके। उसके बाद 40 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए, पौराणिक स्कंद पुराण में वर्णित मंदिर भी औरंगजेब नहीं तोड़ पाया जो इन्होंने तोड़े। फिर भी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो हिंदू ब्रिगेड है, जो 14 के बाद एकाएक हिंदू बन गया है फूल गोभी लगाकर, वो नहीं उतरा। राम के सीता रसोई को तोड़ा, नहीं उतरा। महाकाल में भैरव का मंदिर तोड़कर तोड़ा, नहीं उतरा। आपको महाकाल में प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी, भ्रष्टाचार 300, 350 और 1100 के टोटल प्रोजेक्ट में फर्स्ट फेज में 300, 350 का काम हुआ है, उड़ा दिया। पूरा फाइबर मूर्ति नहीं उतरा। शिवलिंग का को फवारा, मुसलमानों ने कहा शिवलिंग फवारा होता है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा लो फवारा बनाकर दिखा देते हैं, और 18 फवारा बनवा दिया शिवलिंग का। इस G20 की बैठक में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी थी जब उसने आम आदमी पार्टी पे हमला करने के लिए, और पूरा सरकारी यूट्यूबर आदि उतरे आम आदमी पार्टी पे हमला करने के लिए। बाद में LG ने कहा हमने कराए हैं भाई, आम आदमी पार्टी तो केस करने जा रही है। बस ये सब भागे जैसे गधे की सिंह, सब भागे। और अहंकार में डूबी हुई मीनाक्षी लेखी बोली बताते हैं कौन FIR कराता है धमकाते हुए वकालत झाड़ी हुई। तब पता चला कि काम तो भाग। तब ये जितने भी मास्टर स्ट्रोकवादी IT सेलिए सरकारी हिंदू हैं ये सब भाग खड़े हुए। तो वहां ही बोलते हैं जहां ये विरोधी पार्टी होती है, वहां नहीं बोलते जहां ये खुद करते हैं। नूह दंगे में आपने देखा होगा खट्टर को बचाने के लिए ये कूदे थे। और उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश का मंत्री भगवान शिव के अर्घा में वो माता पार्वती का रूप होता है, उसमें वो हाथ धो रहा था, उस पर नहीं बोले। तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी नहीं, ये आपको बता रहा हूं, ये सेलेक्टिव हिंदू अप्रोच है कि जहां उसको फायदा हिंदुत्व से वहां हिंदू है, जहां मुसलमान से वहां पासमानदा है, जहां क्रिश्चियन से वहां से झुक के बाइबल भी पढ़ने लगता है। वो कुछ भी करती है, वो भारत की सबसे बड़ी अवसरवादी पार्टी। अब इस अवसरवादी पार्टी ने इस बयान को लेकर अवसरवादी पार्टी का IT सेल मालवीय अमित मालवीय उतरा, और जब IT सेल उतरा तो खबर बननी है क्योंकि फिर वो पूरी मीडिया बनाएगी, तो पूरी खबर इसको बनी। अमित शाह गृह मंत्री उतर गए और इसमें जो है उन्होंने पूरी उदयनिधि पर हमला किया। गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, उदयनिधि को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये काम नेहरू कर चुके हैं 58-59 में। इनका जो मानसिक गुरु है इस द्रविड़ आंदोलन का, पेरियार, उसको गिरफ्तार किया मानसिक गुरु का। तो गृह मंत्री के पास तो देश की सब, गृह मंत्री केवल बोल के वोट लेने के लिए थोड़े होते हैं। शाहीन बागा फेल हो, किसान आंदोलन फेल हो, दिल्ली दंगा फेल हो, नूह दंगा फेल हो, मणिपुर में हिंदुओं के सफाई में फेल हो, बंगाल में फेल हो, पूरे देश में फेल हो, 3400 दंगों में फेल है। उदयनिधि पे बयान क्यों दे रहे हो? गिरफ्तार कराओ, गिरफ्तार कराओ, सेना आपके पास है, गिरफ्तार कराओ। सनातन धर्म से अगर आपको जरा भी मोह है तो गिरफ्तार कराओ। वो नहीं कराएंगे, वोट दे दो हिंदू, मुझे वोट दो ताकि मैं 4 साल मलेच्छों का संतुष्टिकरण करूं और 1 साल तुम्हारे नाम पर वोट मांगू। आपको ध्यान नहीं है कर्नाटका में बजरंग बली, उसके बजरंग दल को बजरंग बली बनाकर प्रधानमंत्री ने पेश कर दिया था, आपको ध्यान नहीं है? ये सबसे बड़े अवसरवादी लोग हैं, इसलिए गृह मंत्री के हाथ में पावर है, इस्तेमाल करें। सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कही, उन्हीं का IT सेल का हेड कर रहा है, नरसंहार की बात कही, अपने IT सेल के हेड की बात माने, और जो नरसंहार के लिए उकसाता हो वो गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार करो। और नेहरू को कहते हो, नेहरू ने तो गिरफ्तार किया था, तुम गिरफ्तार करके दिखाओ, उदयनिधि को गिरफ्तार करो। लेकिन ये गिरफ्तार नहीं करेंगे, केवल जवानी जमा खर्च करना है, क्योंकि चुनाव के समय जुमले उछाले जाते हैं। ये खुद गृह मंत्री जी ने एक चैनल पे कहा था, ये तो चुनाव में जुमले होते हैं, तो ये चुनावी जुमले उछाल रहे हैं उदयनिधि पर। ये कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, कोई भाजपा FIR नहीं कराने जा रहा, कोई भाजपा उनके खिलाफ नहीं उतरेगा। वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए तांडव करेंगे ताकि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करके 24 में उसका उपयोग कर सके।
हम एकम सनातन भारत दल ने इसके खिलाफ एफआईआर की शुरुआत कर दी है। आप देखिए फोटोग्राफ, एफआईआर की शुरुआत कर दी है। और पंजाब में पहला एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। फोटोग्राफ दिखाओ, पंजाब की टीम ने पहला एफआईआर दर्ज करा दिया है। ट्विटर भी दिखाई आपको ये, और फोटोग्राफ भी दिखाओ पंजाब की टीम ने। और नीचे फोटोग्राफ खोलो, डीएसपी डीसीपी से मिलकर चौथे नंबर का फोटो खोलो, क्लिक करो, जाकर हमने एफआईआर की शुरुआत करा दी है। ये नहीं कराएंगे क्योंकि ये सिर्फ चुनाव में हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू कटेगा तो वोट देगा, हिंदू कटेगा तो डरेगा तो वोट देगा। आज तमिलनाडु में उदयनिधि के विरोध में हिंदू मारे जाए, एक हिंदू को बचाने भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। जैसे बंगाल में भाजपा को वोट देने वालों को मारा तृणमूल के लोगों ने, एक को बचाने नहीं दी। ये अवसरवादियों के चक्कर में मत पड़ना, कानूनी रास्ते से जाना, इसको घेरो पूरी तरह से। और सब जगह पूरे देश से आप सब एफआईआर कराओ, एकम सनातन की टीम से वहां मिल जाओ, उस पर दस्तखत करो और एफआईआर कराओ उसके खिलाफ। देश के कोने कोने से एफआईआर कराओ ताकि इसको दौड़ना पड़े। उसके बाद इधर कांग्रेस में भी बंटने जैसी स्थिति दिख रही है। कांग्रेस में जो दक्षिण के नेता आते हैं, चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष है खड़गे, चाहे उसका बेटा, चाहे चिदम्बरम का बेटा, ये सब उदयनिधि के पक्ष में है। ये सब कांग्रेस तो डीएनए में ही हिंदू विरोध, पहले से हिंदू विरोध। लेकिन कांग्रेस के जो नॉर्थ के नेता है कमलनाथ, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है। यानी नॉर्थ में अपना जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, उसे उन्हें ध्यान रहा कि सनातन के विरोध में यहां पर बैकफायर कर सकता है। लेकिन साउथ में सनातन के विरोध में कांग्रेस का अध्यक्ष उतरा हुआ है, चिदम्बरम का बेटा उतरा हुआ है, कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा उतरा हुआ है। आपको मैं इनके कुछ के आपको बयान में ढूंढ के आपको देता हूं ताकि आप समझ पाए। तो कांग्रेस भी वही अवसरवादी दोहरी चरित्र वाली पार्टी है। आप देख लीजिए, कर्नाटक के राज्य मंत्री कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा बोला, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव गणना वह बीमारी की तरह है। इसी पे बोला, जरा इस्लाम को कहो बीमारी, तुम्हारे बाप की हैसियत पता चल जाएगी। अभी तुरंत पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिए जाएंगे। कहो या चर्च को कहो, पूरे मानव समाज में सबसे अधिक महिलाओं को जलाने का इतिहास चर्च के पास है। पूरे मानव समाज में महिलाओं को खेती समझकर उसका यौन दास बनाने का इतिहास इस्लाम के पास है। कहो अपने बाप को, कहो। ये वो नहीं कहेंगे क्योंकि कांग्रेस तो सबसे बड़ी, उसके तो डीएनए में ही हिंदू विरोध है कांग्रेस के। तो ये आपको आप देखेंगे इसको तो उसका कार्ति चिदम्बरम है, कार्ति चिदम्बरम का वो जो है चिदम्बरम का बेटा, उसने भी कुछ इसी तरह की बातें की है। कमलनाथ ने साफ साफ इस मामले में वो, और कमलनाथ ने अभी कहा भी है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है। तो कमलनाथ अपने उस पैटर्न पे जा रहे हैं क्योंकि साउथ में हिंदू धर्म का जो इम्पैक्ट है उसको वो चाहते हैं कि उनको हिंदू विरोधी ना माना जाए। तो इस पूरे मामले में आपको, और द्रमुक का जो द्रमुक मूवमेंट है उसका हिंदू विरोध, सनातन विरोध द्रविड़वाद की विचारधारा में शुरू से है। और वो इसलिए है क्योंकि ये चर्च पोषित है। चर्च ने सनातन धर्म के संस्कृत भाषा, तमिल भाषा से संस्कृत के सारे शब्द निकाले और उस तमिल भाषा को पेरियार आदि ने आगे बढ़ाया। चर्च ने जो है सनातन धर्म से ब्राह्मण को निकाले, उस ब्राह्मण बात के विरोध में पेरियार आदि ने आगे इस मूवमेंट को आगे खड़ा किया। चर्च ने जो तमिल संस्कृति से हिंदू के जितने भी आपको लिटरेचर आदि है आप देखेंगे, वहां उन्होंने महाभारत रामायण सबको आगे निकालने का काम किया, उसको द्रविड़ मूवमेंट ने बढ़ाया। कर्मकांड को निकाला, द्रविड़ मूवमेंट ने बढ़ाया। तो ये पूरी तरह से तमिलनाडु को आर्य द्रविड़ थ्योरी में बांटने का काम इस चर्च का था। कोडवेल की पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी को कल समझाया है, उस कल के वीडियो में उसको आप देख लीजिए और समझ जाइए कि ये जो उदयनिधि स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, ये इसके डीएनए में, इसके दादा, इसके बाप से सनातन धर्म का विरोध आ रहा है।
खुद ये ईसाई है, इसकी पत्नी ईसाई है। ईसाई, राइस बैग वाले ईसाई, फंडेड ईसाई, ये इन सब का चरित्र है। इसीलिए आप देखिएगा कि ये लोग हिंदू धर्म पे हमला करते रहते हैं और यही इनका चरित्र है। इसके खिलाफ एकम सनातन भारत दल ने पूरे देश में FIR दर्ज कराने आरंभ कर दिए हैं और हम FIR हर प्रदेश के अध्यक्ष को ये निर्देश दिया जा चुका है कि आप 1-2 दिन के अंदर इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, प्रदर्शन करें और इसके किसी भी बात को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। हिंदू विरोधी जो भी होगा उसके खिलाफ सड़क पे उतरें और हम आपको द्रविड़ मूवमेंट पर पूरा एक सीरीज देंगे ताकि आप पूरे मूवमेंट को समझ सके और आप जान सके कि तमिलनाडु जैसे सांस्कृतिक रूप से इतने रिच प्रदेश को, इतने जो सनातन धर्म उसके अंदर था धड़कता हुआ, ऐसे प्रदेश को, तमिल जैसी ऐसी समृद्ध भाषा को इन द्रविड़ आंदोलन, पेरियार और उनके चमचो चेलों ने किस तरह से बर्बाद करने का काम किया है, उसी बर्बादी की डाल पर बैठा है ये द्रविड़ आंदोलन, स्टालिन और उसका बेटा और पूरा उसका पार्टी। तो ये आपको आज की दूसरी खबर। तीसरी खबर मैं आपको दे देता हूं, छोटी सी है पर दे ही देता हूं। तीसरी खबर ये है छोटी सी कि सतपाल मलिक ने कहा था कांग्रेस मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं। उसमें आपको राम माधव पे आरोप लगाया था ठेका लेने के आया। अब CAG की रिपोर्ट में पता चल गया कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला भारतमाला प्रोजेक्ट जो 15 करोड़ प्रति किलोमीटर का था उसको 25 करोड़ प्रति किलोमीटर करके 75,000 किलोमीटर सड़क पर 10 करोड़ बढ़ता चला गया तो 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर था उसको उससे 14 गुना बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर करके इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दिया। ये CAG की रिपोर्ट है। टोल टैक्स घोटाला 54 से 60 करोड़ 55 करोड़ का टोल टैक्स घोटाला, HAL के डिजाइन का घोटाला, अल्पसंख्यक मंत्रालय का घोटाला, आयुष्मान योजना का घोटाला, यानी इनको घोटाले और भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। अभी तत्काल ही आया है, एक मेरा ट्वीट दिखा दो कि वो जो नीरव मोदी IPL घोटाला करके भागा हुआ है, वो हरीश साल्वे जो वकील हैं उनके विवाह में शामिल हुए हैं। हरीश साल्वे 68 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने हैं। उसमें उन्होंने किनको बुलाया? ललित मोदी को। और आप कहोगे इससे मोदी जी का क्या लेना? मोदी जी का लेना है जी, मोदी जी ने अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी का गठन किया जी, और उसमें एक सदस्य हरीश साल्वे है। यदि आपके घर में कोई अपराधी आपके विवाह आदि में आ जाए तो सरकार, पुलिस आप पर छापे मार देगी। कोई अपराधी यदि आपके यहां आ जाए तो पुलिस आप पे छापे मार देगी आपके विवाह बर्थडे में। लेकिन हरीश साल्वे के विवाह में जाम से जाम टकरा रहा है नरेंद्र मोदी, लेकिन कोई हरीश साल्वे से पूछेगा नहीं। 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं वो, और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट के सदस्य हैं जो करोड़ों हजारों करोड़ के घोटालेबाज ललित मोदी के साथ को विवाह में बुलाकर जाम से जाम टकरवा रहे हैं। यदि जरा भी आंखों में शर्म है इस सरकार के तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से हरीश साल्वे जी को विदा कर दीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि जाम टकराना, भ्रष्टाचार आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। भ्रष्टाचार आपके लिए अगर यदि मुद्दा होता तो आप इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्ट सरकार के उपाधि से नहीं नवाजे जाते। CAG रिपोर्ट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आपके नाम पे आ चुका है ऑलरेडी। और इसके अलावा एक नया रिकॉर्ड भी आया है, जब देश में आपकी संपत्ति श्रिंक हो रही है। रिकॉर्ड दिखाओ जो उसमें स्क्रीनशॉट दिए हैं। जब आपकी संपत्ति श्रिंक हो रही है, टैक्स देते देते आप मर रहे हो, तो सबसे ज्यादा एक साल में संपत्ति इकट्ठा करने का नाम भारतीय जनता पार्टी बन चुका है। जब पेट्रोल के खर्चे आदमी को रुला रहे हैं, झुलसा रहे हैं, जब गैस की कीमत आदमी को बेचैन किए हुए, जब दालों के दाम भाग रहे हैं, उस समय एक साल में बीजेपी की संपत्ति 1056 करोड़ रुपए बढ़ गई। एक साल में 1100 करोड़ का मुनाफा
और कहां मिलता। 1056 करोड़ की संपत्ति, और इसके पीछे अगर आप जाओगे तो बॉन्ड घोटाला सामने आएगा, इलेक्शन बॉन्ड घोटाला। और ये घोटाला भी नहीं सामने आया इसलिए इसको घोटाला मत कहिए, इलेक्शन बॉन्ड का रहस्य। 10,000 इलेक्शन बॉन्ड छपे 1-1 करोड़ के, तो 10,000 करोड़ के इलेक्शन बॉन्ड छपे। अब इलेक्शन बॉन्ड सिर्फ आरबीआई जारी करता है। अब आरबीआई से कोई खरीद के, मान लिया XYZ खरीद के अगर हमारे एकम को देता है, तो आरबीआई को पता चल जाएगा कि XY ने खरीद के किस पार्टी को दिया। उस XY को उठाया जाएगा ईडी का, तूने उसको 3 दिया है तो मुझे 5 दे, और उसको 3 क्यों दिया भाई, 1 ही दे उसको, 4 मुझे दे। ये है इलेक्शन बॉन्ड का आम भाषा में सबसे बड़ा घोटाला, जो भारत के चुनावी प्रक्रिया पे नजर रख के, किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है उसको, उस पर नजर रख के पार्टियों को डिस्ट्रॉय करने का अभियान। और इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा मिलना इनके लिए स्वाभाविक है। कांग्रेस की संपत्ति में 114 करोड़, टीएमसी की संपत्ति 276 करोड़, और बीजेपी की संपत्ति 1056 करोड़ बढ़ी। 1572 करोड़ रुपए बड़ा राष्ट्रीय पार्टियों के रिजर्व फंड में। देश भुखमरी के कगार पे, 80 करोड़ लोगों को आज तक ये मुफ्त राशन दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा विकास किया जहां 80 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, जहां मुफ्त राशन दे रहे हैं सारी, और वहां पे पार्टियों के पास 1572 करोड़ रुपए रखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टियों के पास। एकम सनातन भारत दल ने अपने घोषणा पत्र में इसको लाने जा रहा है कि भारत में कनाडा आदि की तर्ज पे कोई भी कॉरपोरेट कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साल में एक सर्टेन अमाउंट वो तय किया जाएगा, उससे ज्यादा चंदा नहीं दे सकता है। ये कनाडा में है, करीब 1700-1800 डॉलर है या 2000 कनाडियन डॉलर है वो, उससे ज्यादा चंदा नहीं दे सकता, जिसके कारण चुनाव की प्रक्रिया सस्ती रहती है। हर पार्टी के पास समान पैसा जाता है और चुनाव की प्रक्रिया नुक्कड़ पर खड़े होकर भाषण देकर डिबेट करके होते हैं। यहाँ की तरह हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए 3 डायमेंशंस के कटआउट निकालते हुए सारे होटल पूरे राज्य के बुक करते हुए चुनाव प्रक्रिया नहीं होती। कहने को ये गरीब देश है और यहाँ चुनाव पे इतने खर्च हो रहे हैं। हम एकम सनातन भारत की तरफ से आपको वचन देते हैं कि जब भी हमारी सरकार बनी, एक सर्टेन अमाउंट, और बहुत ही वही कम जैसा होगा, सर्टेन अमाउंट, उससे ज्यादा कोई भी कॉर्पोरेट पैसा नहीं दे सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। चुनाव तुमको हम कागजी अंदाज में लड़ेंगे, नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़ोगे, आम जनता के तब दर्द समझ पाओगे। हवाई जहाज से उतर के आम जनता के पैरों के फफोले तुम्हें पता नहीं चलते। इसलिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही बदलने का हम संकल्प लिए हुए हैं। हमारी घोषणा पत्र में ये जो भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र दीमक बन चुका है चुनाव की प्रक्रिया, इसको बदलना आवश्यक है। कॉर्पोरेट फंड देता है और उससे अपने काम करवाता है, उसके लिए पॉलिसी बनता है। एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट किस कंपनी को देना है उसके लिए नियम बदल दिए जाते। ऐसे हो रहा है भारत में विकास, हर पार्टी इन्वॉल्व है उसमें। इसको अगर आपको बदलना है तो कोई सनातन थॉट की पार्टी लानी होगी, वरना पार्टी बदलते रह जाइए, ये कभी नहीं बदलेंगे। क्योंकि एविएशन घोटाला जब कांग्रेस थी तो प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। और अभी अडानी के लिए नियम, एयरपोर्ट में ठेका देने के नियम बदले गए। दोनों पार्टियां एक ही काम करती है, भ्रष्टाचार भी और मुस्लिम तुष्टीकरण भी, और दोनों ही ठगती है किसको, हिंदू को, आम जनता। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। इस पे कुछ प्रश्न हो तो मैं ले लेता हूं। कमलेश राजपुरोहित जी, एकम सनातन भारत दल ही एकमात्र सनातन शुद्ध विकल्प है। बिल्कुल यही शुद्ध विकल्प है और इसके अलावा कोई शुद्ध विकल्प नहीं है। व्यक्तिवाद में अंधे लोग पूरे भारत की जो सोच है उस पूरे सोच पे ही हैमर कर रहे हैं, और जिसके कारण भारत की ये दुर्दशा है। भारत को एक कतर भी धमका दे रहा है, कतर भी धमका दे रहा है, क्योंकि व्यक्तिवादी जो तथाकथित 14 के बाद मानसिक पैदाइश जिन हिंदुओं का हुआ है
उन हिंदुओं ने इस भारत की दुर्दशा में अपनी कहानी लिख दी है। आजादी के बाद कुछ मानसिक पैदाइश हिंदुओं का हुआ था, जो राम राज्य परिषद की जगह कांग्रेस को और नेहरू को चुन लिया था। और अब 14 के बाद हुआ है, जो उसमें मैं भी था, मैं तो 21 से बदला हूं। भाजपा को चुना है, न कांग्रेस ने हिंदुओं का हित किया, न भाजपा हिंदुओं का हित कर। सिर्फ एकम सनातन भारत दल ही सनातनियों की एकमात्र पार्टी। थैंक यू गार्गी जी, हेड्स अप, यू आर एक्सपोजिंग डीएनए पार्टी वेरी नाइसली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार के द्वारा उपलब्ध दस्तावेज कंटेंट फॉर चेंज टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए गए हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज वाले सेक्शन में और मलच तृप्तिकरण वाले सेक्शन में। ये सब सरकार के वेबसाइट से डाउनलोड दस्तावेज है। अब आप डाउनलोड नहीं कर सकते, कंडीशन इतनी खराब, उसको इतना अंदर डाला है कि आम आदमी ढूंढ नहीं सकता। इसलिए आप लोग कंटेंट फॉर चेंज में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, वो आप ही लोगों के लिए बना है। टेलीग्राम पे मैं सक्रिय हूं, मेंबर्स के लिए भी टेलीग्राम में ग्रुप है और सब्सक्राइबर के लिए भी टेलीग्राम में ग्रुप है। आप लोग प्लीज एकम सनातन भारत को दल को डोनेट कीजिए, क्योंकि सनातनी पार्टी आप अपने पैसे से खड़ा कर सकते हैं। यहाँ कोई भी बिल गेट्स और सोरस और 237 करोड़ का ठेका टेंडर वाला पैसा नहीं डालेगा, आपको मालूम है। इसलिए उसको डोनेट कीजिए और इंडिया स्पीक्स डेली को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट का छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, उसको जरूर चुकाइए यदि पत्रकारिता को आप सनातन हित में बनाए रखना चाहते हैं। वरना तो आप देख ही रहे हैं कि आपको अभी जितने भी लोग हैं, पूरी पत्रकारिता किस मौत की शिकार होती जा रही है। कांग्रेस के राज में पेटीकोट पत्रकारिता और भाजपा के राज में निक्कर पत्रकारिता, यही पत्रकारों का गुण होता जा रहा है। हिमांशु जी कह रहे हैं नमस्ते संदीप, जैसे आपने कम्युनिस्ट और कांग्रेस की पोल खोलने के लिए किताब लिखी थी, उसी तरह मोदी सरकार के 10 साल के मुस्लिम दृष्टिकोण पर और हिंदू विरोध पर भी एक अच्छी पुस्तक लिखी, हम लोग पढ़ेंगे। हिमांशु जी, मेरा प्रयास तो यही है, पर पार्टी का एक दायित्व आ गया। वरना जो कहानी कम्युनिस्टों के जो 3 खंड है, उसमें ही इनके जनता पार्टी सरकार से इनके नकली चेहरे सामने आने लगे थे। तो दूसरा खंड में लिख ही रहा था और मोदी सरकार के काल का तो पूरा दस्तावेज मैंने उपलब्ध करा दिया है। और मुझे मौका मिला तो आपको विदेश नीति से लेकर मुस्लिम पासवानदार नीति तक सारा एक साथ लाके आपको ये पता चल जाएगा कि इतिहास के सबसे कमजोर सरकार चली है 14 से अभी तक। नीलम जी कह रहे हैं हरीश सालवे जी तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं, आप खुश नहीं हो रहे हैं, न उम्र की सीमा न किसी का। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा, वो उनके विवाह पे मुझे आपत्ति नहीं है, वो तो खूब विवाह करें भाई। सवाल है कि वहां पे एक आर्थिक अपराधी भगोड़ा, अगर भगोड़ा किसी के विवाह में, हमारे आपके विवाह में कोई भगोड़ा आ गया जी, तो ये पुलिस हमसे पूछताछ करने चली आएगी, सीबीआई ईडी सब पूछताछ करने आए। इसलिए हम लोग समाज में आम लोग जो हैं, कोई भी अपराधी है तो उससे कट के चलते हैं, लेकिन बड़े एलिट लोग अपराधियों के साथ शैंपेन के जाम टकराते हैं। ये एलिट क्लास और बेचारा मिडिल क्लास, आम मिडिल क्लास, उसके बीच का अंतर दर्शाने के लिए मैंने कहा। और इसीलिए मैंने कहा कि कभी भी नैतिक रूप से वन इलेक्शन वन नेशन में हरीश साल्वे नहीं होने चाहिए। यदि वो उनके विवाह में ललित मोदी आर्थिक भगोड़ा, देश से भगोड़ा आ रहा है पार्टी में, तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कौन सुनता है, यहाँ तो भ्रष्टाचार में उन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। और कश्मीर में सतपाल मलिक ने कहा ही राम माधव ठेका उठाने चले गए थे किसी का, उनके आरोप के मुताबिक, कि ठेका दिला दो एक कंपनी को। ये ठेके सरकार है, आप तो समझिए नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग शनिवार को हमारे हम सब्सक्राइबर्स के लिए और रविवार को मेंबर्स के लिए स्पेशल लाइव होता है, क्वेश्चन आंसर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वीडियो में क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, वीडियो संवाद होता है। उसके लिए आप टेलीग्राम पर चैनल ग्रुप अमरदीप ने बनाया है। आप सब जो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं 100 रुपीज या उससे अधिक जो भी पे कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट 8826291284 पे आप डाल दीजिए, जो है वो आपको उसमें जोड़ लेंगे। या ज्वाइन बटन से भी आप पे कर रहे हैं, वो भी आप डाल दीजिए, वो आपको जोड़ लेंगे। और प्लीज अपनी जर्नलिज्म को आप सब्सक्रिप्शन पे करके जिंदा रखिए और अपनी पार्टी को आप डोनेशन देकर जिंदा रखिए। वरना तो आप देख रहे हैं कि किस कॉर्पोरेट और विदेशी फंड की चकाचौंध से भारत की पॉलिटिकल पार्टी और भारत का मीडिया चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे
रात्रि 9 बजे मंगलवार को, और बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन मैं आपको भगवान कृष्ण की कथा पर नया पहलू दूंगा, बिल्कुल नया पहलू दूंगा। आप जानते होंगे, पर उसके डिटेल में जाके तो 6 और 7 तारीख को आप जर्नी विद संदीप देव की यात्रा करना ना भूलें। और आज रात्रि में मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा किसी अन्य मुद्दे के साथ इंडिया स्पीक्स डेली पर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।